जब जोश, जुनून और हौसला एक साथ संगम करते हैं, एकता, अनुशासन जब उसके साथ आता है, तब एनसीसी का जन्म होता है। तो 13 जुलाई 1948 को एनसीसी की अध्यादेश पास हुआ था, स्थापना हुई थी और एक नवंबर महीने के आखिरी शायद रविवार को 1949 में पहली वाहिनी की स्थापना हुई एनसीसी की। कीचड़ में खिले उसे कमल कहते हैं, कीचड़ में खिले उसे कमल कहते हैं, मुस्कुराए जो कांटों पे उसे गुलाब कहते हैं, हर जहाँ को मिले पोषण जहाँ से उसे माटी कहते हैं। मैं तुलासिरपुर में रहता हूँ, मुझे जगपाल सिंह भाटी कहते हैं। अच्छा। अभी एक और स्कीम शुरू हो गई है, एफएसएफएस, फुली फाइनेंस स्कीम। इससे पहले एक ऐसा आई थी सेल्फ फाइनेंस स्कीम, अब उसको कन्वर्ट करके फुली फाइनेंस स्कीम कर दिया है, एफएसएफएस वैकेंसी। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द रूह टॉक्स, रोहिलखंड की आवाज़ हर दिल तक। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं एनसीसी की तो दो तीन शब्द हमारे मन में आते हैं: एकता, अनुशासन और देशभक्ति। लेकिन क्या ये तीन शब्द पूरी तरह से एनसीसी को परिभाषित करते हैं? क्या एनसीसी एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ देशभक्ति के लिए जाना जाता है, या उसमें कुछ ऐसा भी है जिसमें लोग अपना कैरियर बना सकते हैं? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज के जो हमारे मेहमान हैं, जो कि खुद भी एनसीसी विभाग से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर वरिष्ठ सहायक हैं और साथ ही साथ जो ट्रेनिंग होती है उसको वो देखते हैं। तो आज के जो हमारा कार्यक्रम है उसके जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है श्री जगपाल सिंह भाटी जी। तो भाटी जी, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और रूट टॉक का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें मौका दिया, ये मंच उपलब्ध कराया मुझे अपनी बात रखने का और एनसीसी के बारे में हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जैसा कि कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, जब हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं तो इसे लगभग 3 से 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग, जो हमारे दर्शक हैं वो जान पाएँ हमारे मेहमान के बारे में कि वो कौन है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है और उनके वो क्या-क्या काम करते हैं। तो उसके बाद हम अन्य जो विषय है उसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर अंत की ओर जाते हैं। जी। तो जैसा कि मैंने बताया, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शक बहुत एगरनेस हैं, बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है और कैसे आपका जीवन आगे बढ़ा और एनसीसी विभाग में आप पहुँचे, वहाँ तक का पूरा अपनी लाइफ जर्नी ज़रूर बताइए। जी, कि मेरा नाम जगपाल सिंह भाटी है और मैं गुर्जर कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। मेरा वर्तमान में निवास तुलासिरपुर है। वैसे हमारे जो पूर्वज थे, हमारा मूल निवास जो था वो एक वैसे डिस्ट्रिक्ट बरेली ही पड़ता है, लेकिन चौबारी के पास में एक गांव कोहनी है। हमारे पिताजी या बाबा वहाँ के रहने वाले थे। किसी अपरिहार्य कारणों से हमको या हमारे बाबा को वो जगह छोड़नी पड़ी थी और हम लोग तुलासिरपुर में आकर बस गए थे। बहुत ही साधारण परिवार से हम लोग आते हैं, किसान परिवार थे। हमारे बाबा खेती और किसानी का काम करते थे। घर में पढ़े लिखे लोग भी नाम मात्र को थे, पिताजी भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन पिताजी में हमारे एक बहुत जिज्ञासा थी, जुनून था कि हमें अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना है। जो काम हमने नहीं किया है वो अपने बच्चों के लिए करेंगे। तो हम चारों भाइयों को उन्होंने कोशिश की पढ़ाने की। हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते गए और जैसे कि आपने देखा होगा, गांव में घर की काम करने पड़ते हैं, खेती भी करनी होती है, तो उसी तरह से हमने भी कम से कम हाई स्कूल इंटर तक भैंसों के साथ दूध दूहने का काम करना, खेती का साथ में काम करना, ये सब काम करते करते अपनी पढ़ाई की है। हमें बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब हम हाई स्कूल के पेपर दिया करते थे तो अपने याद करने के लिए भैंसों के साथ जाते थे, किताब साथ में लेके जाते थे जी। और वहीं जाके हम पढ़ते थे, याद करते थे और दूसरे दिन को पेपर देने जाते थे। और उस समय का दौर 92 का दौर था। उस समय आपको पता है कि हाई स्कूल पास करना बहुत बड़े पहाड़ को पार करने जैसा था, एवरेस्ट को चढ़ना था। मुश्किल रिजल्ट ही 30-35% रहता था। तो उस समय हमने हाई स्कूल पास किया पहली बार में और उसके बाद इंटर की पढ़ाई हुई। प्रारंभिक शिक्षा तो हमारी गांव में, यहाँ तुलासिरपुर के आसपास और संजय नगर में एक स्कूल में हुई और 9th से मैं एमबी इंटर कॉलेज में, जिसे मनोहर भूषण इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहाँ अपनी शिक्षा पूरी की थी। उसके बाद बरेली कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बरेली कॉलेज में ग्रेजुएशन हमने बीए किया होगा। बीए के बाद 1 साल पढ़ाई छोड़ दी। फिर लगा घर के कुछ काम करेंगे, भाई पढ़ लिख के काम करना ही है, तब भी नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, तो दूसरी व्यवसाय या दूध से जुड़ जाना है। लेकिन मन नहीं माना,
जी। कि पढ़ाई करना जारी रखना। 1 साल की जब गैप हुआ तो लगा यार ये हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो उस समय फिर हमने बीएड या एलएलबी में फॉर्म डाला, तो हमारा एलएलबी में नंबर आ गया। जी। एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और 2-3 साल वकालत की और 10 साल तमाम प्रतियोगिताओं में, परीक्षाओं में हम पास होते रहे, कहीं इंटरव्यू तक पहुँचे। तो अंततः 2003 में हमारी जॉब एनसीसी विभाग में लगी और एनसीसी हमने बरेली कॉलेज में बी सर्टिफिकेट भी किया था और सी सर्टिफिकेट किसी कारणवश नहीं हो पाया और उसी एनसीसी विभाग में ही हमारी नौकरी लगी। ये बड़ा सौभाग्य की बात थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, एक नई बात भी पता चली कि आप एनसीसी कैडेट भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा बारीकियों को अच्छे से बता पाएंगे। जैसा कि आपने बताया अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में और एनसीसी विभाग में आपने जॉब करना शुरू किया, तो हम अब पहुंचते हैं एनसीसी की तरफ। क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमें चाह रहे हैं कि युवाओं तक पहुंचे, तो उन्हें प्रॉपर जानकारी हो एनसीसी की। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि असल में एनसीसी है क्या, क्योंकि अभी तक हर व्यक्ति जानता भी नहीं है कि एक्चुअली एनसीसी है क्या। कुछ लोग जानते हैं तो ये जानते हैं सिर्फ कि ये जो है आर्मी में जाने का एक रास्ता भर है। तो एनसीसी क्या है ये ज़रूर बताइए। धन्यवाद। एनसीसी जब जोश, जुनून और हौसला एक साथ संगम करते हैं, एकता, अनुशासन जब उसके साथ आता है, तब एनसीसी का जन्म होता है। एक लाइन में हम ये बात कह सकते हैं, जी। क्योंकि एनसीसी का फुल फॉर्म जो है वो नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे कहते हैं। एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन है, सबसे बड़ा। भारतवर्ष में एनसीसी को बहुत बड़े लेवल पे देखा जाता है जी। और सभी लोग देखते होंगे, साधारणतः जानते होंगे कि कैडेट जो एनसीसी, जहाँ शिक्षा हर स्कूल में होती है, वहाँ कुछ बच्चे पुलिस जैसी ड्रेस पहने हुए जाते होंगे, नीली टोपी लगाए हुए और यहाँ पर बिल्ले लगे होते हैं कंधों पर। तो वो बच्चे जो अपने आप को महसूस करते हैं, उन्हें पहले ही से फील कराया जाता है कि वो आर्मी में हैं या किसी अच्छी फौज की ट्रेनिंग वो ले रहे हैं। तो उन्हें पहले से ही आभास होने लगता है जब वो एनसीसी लेते हैं कि मैं किसी देशभक्ति के काम में संलग्न हूँ। तो एनसीसी वो चीज़ है, राष्ट्रीय कैडेट कोर उसका नाम है, ये है एनसीसी। अच्छा, एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, ये मुझे भी रहा कुछ समय तक, कि कुछ लोग समझते हैं कि एनसीसी और एनएसएस, राष्ट्रीय सेवा योजना जिसे कहते हैं, क्या कुछ एक तरह की चीज़ें हैं या वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है? नहीं, दोनों में कुछ तरह से तो हम कह सकते हैं कि लेवल एक है, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है। जो एनएसएस है वो एक प्रकार से सेवा योजना उसका नाम है, तो वो कॉलेज तक ही सीमित है और बच्चों को वैसे एक साथ रहना, समाज की सेवा करना, देश के हित की बात करना, ये सब वहाँ भी सिखाया जाता है। लेकिन एनसीसी उससे बहुत कुछ अलग हटके है। एनसीसी क्या है कि आपको एकता, अनुशासन का भाव रखते हुए, जो उसका मोटो है, उसके साथ साथ वो हमें अपने देश की विकट परिस्थितियां अगर आ जाएं तो उनसे कैसे निपटना है, उनको कैसे संभालना है, देश का कैसे साथ देना है, देश के प्रति कैसे हमें समर्पित रहना है, वो भी सिखाती है। और जो आर्मी की कठिन प्रशिक्षण होते हैं, उनको किस तरह से आर्मी जूझती है, सीमाओं पर रहती है, वो सारे प्रशिक्षण भी अनुभव कराए जाते हैं एनसीसी में। एनएसएस में वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। एनएसएस कॉलेज तक लेवल केवल होती है सीमित। एनसीसी कॉलेज में उसका जो प्रशिक्षण होता है वो साप्ताहिक तो होता ही है, उसके बाद जगह जगह पर 10-10 दिन के कैंप लगाए जाते हैं वहाँ पर एनसीसी में, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। फिर हमारे यहाँ सेंट्रल ऑर्गेनाइज कैंप होते हैं, जो कहीं कभी पहाड़ों पर कुछ कैंप होते हैं, कुछ समंदर में होते हैं, कुछ WWR जिसे होता है, वाटर राफ्टिंग होती है। तो हर तरह का प्रशिक्षण एनसीसी में दिया जाता है। तो लिखित परीक्षाएं भी होती हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं। एनसीसी बहुत कुछ अलग सिखाती है। एनसीसी है तो बहुत अच्छी चीज़, लेकिन इसमें कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो उसकी क्या प्रोसेस होती है? क्योंकि आप विभाग से हैं तो मेरे ख्याल से आप बेहतर जानकारी दे पाएंगे। एनसीसी में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट होते हैं, जी। ए, बी और सी। उन तीनों को जाने के लिए अलग अलग प्रोसेस है। सबसे पहले तो कक्षा 8 और 9 में, मतलब ए सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए वहाँ होना जरूरी है। एनसीसी में 2 डिवीजन होती हैं, जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन। डिवीजन हम बॉयज़ के लिए यूज करते हैं और इसी तरह से जूनियर विंग और सीनियर विंग होती है। लड़कियों के विंग लड़कियों के लिए प्रयोग करते हैं। तो जूनियर विंग या जूनियर डिवीजन जो होती है, तो उसमें छोटे बच्चों को लिया जाता है जिसकी एज कम से कम 12.5 साल होनी चाहिए। कक्षा 8 में वो होना चाहिए या 9th में होना चाहिए, हाई स्कूल से पहले। हाई स्कूल से जो पहले बच्चा कक्षा 8 या 9 में है वो उसमें भाग ले सकता है। उसके लिए आपकी उम्र
12.5 साल मिनिमम या 13 साल होनी चाहिए। कक्षा 8 में होना चाहिए। फिर जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसके रेगुलर छात्र आप होने चाहिए। फिर एनसीसी का एक प्रोसेस होता है, हर कॉलेज में एनसीसी नहीं होती है, कुछ कॉलेजों में ही एनसीसी होती है। जिन्होंने आवेदन किए होते हैं एनसीसी विभाग में, वहाँ पर वो एनसीसी अप्लाई करते हैं तो उसमें रेजिंग की जाती है, एनसीसी उस कॉलेज को दी जाती है। तो जिस कॉलेज में एनसीसी होती है उसी के आप रेगुलर छात्र हैं, कक्षा 8 के अगर छात्र हैं तो आप एनसीसी ए सर्टिफिकेट कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट आता है बी सर्टिफिकेट के लिए आपको ए सर्टिफिकेट करना जरूरी नहीं है। अगर आपने कक्षा 8 पास नहीं मतलब किया है, एनसीसी में ए सर्टिफिकेट नहीं भी लिया है, तब भी आप बी सर्टिफिकेट में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, 11th के छात्र आप हों, उम्र वही 13.5 मतलब 13 साल करीब होनी चाहिए, 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कैटेगरी है। लंबाई आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि वो फ़ौज की ये पूरी प्रक्रिया होती है तो फ़ौज जैसी ही होनी चाहिए। अब भर्ती एनसीसी में करने के लिए आपको दौड़ कराते हैं। आपकी आर्मी की तरह लंबाई वगैरह भी हल्की सी, बहुत ज़्यादा आर्मी की तरह तो कोशिश नहीं की जाती है, लेकिन कोशिश की जाती है कि आप 170 सेंटीमीटर की लंबाई आपकी होनी चाहिए, देखने में हष्ट-पुष्ट आप हों। और उसके बाद एक लिखित परीक्षा भी ली जाती है। अच्छा, मतलब एनरोलमेंट के लिए भी एक लिखित परीक्षा ली जाती है। तो फिर जब आप 11वें में होंगे और ये सारी लिखित प्रोसेस से करेंगे तो आप एनसीसी का बी सर्टिफिकेट में इनरोल हो सकते हैं। तो बी सर्टिफिकेट में जाने के लिए एक तो आप 11th में जा सकते हैं, दूसरा एक और है, अगर मान लीजिए इस 11th या 12th के दौरान आप छूट गए, नहीं कर पाए एनसीसी किसी कारणवश, या आपका फोकस हाई स्कूल या इंटर की परीक्षाओं को पास करना ही है, आप चाहते हैं ये हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं, तो आप ग्रेजुएशन में भी बी सर्टिफिकेट डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन की भी वही शर्त है कि उस कॉलेज में आप इनरोल होने चाहिए, रेगुलर छात्र होने चाहिए, उसमें एनसीसी होनी चाहिए। फिर आपकी वही उम्र 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब ग्रेजुएशन में है तो आप 13 साल तो क्रॉस कर ही गए होंगे। तो फिर वही पूरा प्रोसेस होगा, आपकी दौड़ होगी, लिखित नापतोल होगी, लिखित परीक्षा होगी, और उसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो एनसीसी में इनरोल हो जाते हैं। अब इन सारे प्रोसेसों की वजह यह है कि एनसीसी में वैकेंसी कम होती हैं। वैकेंसी कम होने की वजह से उनकी छटनी करने के लिए, अच्छे बच्चों को लेने के लिए हमें सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे कम हो तो एक सरसरी तौर पर भी पहले, जब बहुत पहले एनसीसी की शुरुआत हुई थी तो ये सारी प्रक्रियाएं नहीं होती थी। तो हम दौड़ कराना, ये सब करना एक प्रकार से छटनी करने का एक तरीका है। तो ये है एनरोलमेंट का तरीका। हाँ, एक और बात, उसके बाद हम बात कर रहे थे 3 सर्टिफिकेट हैं, ए बी सी। अब एक सर्टिफिकेट होता है सी सर्टिफिकेट में यह है कि आपको बी पास करना जरूरी है। बी सर्टिफिकेट में तो आप डायरेक्ट इनरोल हो सकते हैं, आप ए करो या ना करो, लेकिन सी सर्टिफिकेट के लिए आपको बी सर्टिफिकेट पास करना जरूरी है। मतलब सी में कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं है। चाहे वो आपने 11th में बी सर्टिफिकेट कर लिया हो, 12th में, या फिर ग्रेजुएशन में ही आप पहले बी सर्टिफिकेट पास करेंगे, बी सी या ए ग्रेड से। सर्टिफिकेट में पास होने के लिए 3 ग्रेड होते हैं, ए बी और सी। ए ग्रेड से हो चाहे बी हो, सी मतलब आपका पास होना जरूरी है। जब आप बी पास कर लेंगे तब आप सी में जाएंगे। अब जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, बी पास उसी से किया है तो उसमें तो आप डायरेक्ट सी में चले ही जाएंगे। बाई चांस किसी और कॉलेज से आप बी पास करके आए हैं और सी लेना चाहते हैं किसी दूसरे कॉलेज में, तो आपको इनरोल होने के लिए उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आप एक नए बच्चे की तरह, हाँ, तब ले सकते हैं। कि दूसरा ये है कि भाई वैकेंसी जहाँ कॉलेज में बी ए सर्टिफिकेट पहले से है, सी भी है, तो अब बी के बच्चे सी में जाएंगे, फिर उसमें वैकेंसी कम रह जाएंगी, फिर जो छूटेंगी तो बाहर से बच्चे वही लिए जा सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, जैसे कुछ बच्चे, अभी मैं कह रहा था कि रेगुलर छात्र आपका होना जरूरी है, उसी कॉलेज में पढ़ते हों। अब कुछ वैकेंसी ओपन भी ली जाती है, लेकिन ओपन का प्रोसेस ये है कि वैकेंसी हमारे पास खाली होती है तब हम, जहाँ एनसीसी नहीं है उन बच्चों को भी एनसीसी देते हैं, लेकिन हमारे पास एनसीसी बची होनी चाहिए। जब बचती हैं तो हम कुछ वैकेंसी ओपन स्कूलों के लिए भी छोड़ते हैं कि बाहर से बच्चे आएँ, जहाँ स्कूल में एनसीसी नहीं है वो दूसरे स्कूल में एनसीसी ले सकते हैं। अगर इसको सरल शब्दों में समझे तो मुझे जैसा मेरे समझ में आया कि मान लीजिए कि एक कॉलेज में एनसीसी है और एक दूसरा कॉलेज बी है जिसमें एनसीसी नहीं है, तो बी का बच्चा अगर लेना चाहे और अगर ए में वैकेंसी बची हुई है तो ओपन वैकेंसी के थ्रू से दिया जा सकता है। हाँ, इसके लिए ये है कि विभाग कॉलेज के लिए अलाउ करे, तो मतलब इसमें विभाग भी इन्वॉल्व रहता है, विभाग से पहले परमिशन लेनी होती है, तब कॉलेज जो है दे सकता है। जी। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। अब चूंकि विषय एनसीसी का है तो मैं थोड़ा इसमें और गहराई में जाना चाहूँगा। गहराई में ये जानना चाहूँगा कि ये तो बात हो गई एनसीसी लेने की प्रोसेस। अब किसी बच्चे ने एनसीसी ले ली और एनसीसी का उसने बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट ले लिया, तो उसे क्या क्या लाभ मिलते हैं?
ये बहुत अच्छा सवाल है जी। कि भाई कोई व्यक्ति किसी काम को करने जा रहा है तो आजकल ये है कि भाई उसके पीछे कोई ना कोई लाभ तो होना ही चाहिए। भाई एनसीसी क्यों लेगा, क्यों अपना समय खराब करेगा? 3 साल हमारे खराब होते हैं, 2 साल बी सर्टिफिकेट में, 1 साल सी में। अगर ए को भी मान लिया था 5 साल लगते हैं, तो ए और बी सर्टिफिकेट में क्या लाभ है? ये एक अच्छा सवाल है। अलग अलग विभागों में छोटी सी अगर बात रखें, जो एनसीसी का जैसे सर्टिफिकेट जो धारक है बच्चा पास कर लेता है ए, बी या सी सर्टिफिकेट, तो आर्मी में तमाम प्रकार की छूट प्राप्त की दी जाती हैं, कई परीक्षाओं में मार्क्स दिए जाते हैं, और जो अदर सिविल की परीक्षाएं होती हैं उनमें भी छूट दी जाती है। अब पहले हम आर्मी में ही आते हैं, तो एनसीसी की ए बी सर्टिफिकेट में अब सबसे ज़्यादा जोर अग्निवीर पे दिया जा रहा है। अग्निवीर की इस समय परीक्षाएं हो रही हैं, तो अगर ए सर्टिफिकेट बच्चे पर है, मान लो बी या सी नहीं भी किया है, तो उसके लिए किसी भी कैटेगरी में या किसी भी रेजिमेंट में, चाहे जीडी में हो या किसी रेजिमेंट के लिए जाना जाता हो या जीडी क्लर्क के लिए हो, तो उसके लिए 5 नंबर दिए जाएंगे, 5 मार्क्स रिटन एग्जाम है बोनस। उसमें 5 रिटन मार्क्स मार्क्स का बोनस आप दौड़ उसमें तो आपको करना ही है। ठीक। जो रिटन एग्जाम होगा उसमें आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे 5। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है 10 मार्क्स, और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 15 मार्क्स दिए जाएंगे। सी सर्टिफिकेट के साथ साथ एक और होता है हमारे यहाँ, एक तमाम कैंप होते हैं। एक तो CATC कैंप होते हैं, TSC कैंप होते हैं, थल सैनिक कैंप, एक RDC कैंप होता है, रिपब्लिक डे कैंप। उसके लिए बहुत कैंपों से गुजरना होता है बच्चों को, और वो सिलेक्शन होते होते बच्चे दिल्ली कैंप में जाता है। आपने देखा होगा कि 26 जनवरी को तमाम बच्चे परेड करते हैं तमाम आर्मी के साथ, और उनसे प्रधानमंत्री भी मिलते हैं। तो जो बच्चा उस RDC परेड में शामिल होकर आ जाता है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ से। तो वो सर्टिफिकेट उसके पास हो और सी सर्टिफिकेट भी उसके पास हो, तो 25 मार्क्स की छूट है उसके। अच्छा, 25 मतलब नंबर 10 मार्क्स बढ़ जाते हैं। हाँ, सिर्फ आरडीसी के लिए। हाँ, और तमाम और परीक्षाओं में भी उसकी छूट मिलती है RDC के लिए। दूसरा, सी सर्टिफिकेट धारक के लिए एक और डायरेक्ट एंट्री होती है जी। आपने सुना होगा CDS या ND की परीक्षाएं होती हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद एक SSB का इंटरव्यू होता है। हाँ। तो हम पहले तो NDA या CDS पास करते हैं, फिर SSB का पूरा इंटरव्यू पास करते हैं, जो साधारण बच्चे होते हैं। लेकिन जो बच्चे सी सर्टिफिकेट धारक हैं, उनके पास ग्रेड B या C, अच्छा, A या B होना चाहिए। सी ग्रेड के लिए नहीं है। कम से कम B ग्रेड हो या A ग्रेड हो, वो बच्चा उम्र 18 से 25 साल हो, ग्रेजुएशन हो 50% मार्क के साथ, तो ऐसा बच्चा डायरेक्ट एंट्री में जा सकता है। उसके लिए जो IMA एक तो देहरादून होता है जी, एक CDA चेन्नई, OTA चेन्नई जी। तो IMA देहरादून में तो वैकेंसी कम होती है, 13 वैकेंसी कुछ रिजर्व रखी जाती हैं सी सर्टिफिकेट धारकों को। ठीक है। लेकिन OTA चेन्नई जो है उसमें 70 वैकेंसी होती हैं। अच्छा। 70 में 63 70 वैकेंसी में 63 वैकेंसी तो केवल उसके लिए होती हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और 6 वैकेंसी उसको जैसे बच्चे कुछ विकलांग या कुछ वैसे उस तरह की कुछ परेशानी बच्चे के लिए हो तो उसके लिए रिजर्व होती हैं। तो ऐसे 70 वैकेंसी रिजर्व रखी जाती हैं केवल सी सर्टिफिकेट के लिए। तो आपको कोई परीक्षा पास नहीं करनी है, डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना है वो सर्टिफिकेट लगा के। अच्छा, मतलब जो NDA या CDS की जो परीक्षा पास करते हैं वो नहीं करनी है? नहीं करनी है, सीधे इंटरव्यू में बच्चा जाएगा। हाँ, अगर सी सर्टिफिकेट है आपके पास, B ग्रेड है, तो आपको वो परीक्षा माफ है, और उन वैकेंसियों में आप सीधे केवल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और उसके साथ साथ 6 वैकेंसी गर्ल्स के लिए भी रिजर्व होती हैं। अच्छा। उसी में, हाँ, अगर SW जो लड़कियां होती हैं सीनियर विंग की, तो 6 वैकेंसी उनके लिए भी डायरेक्ट एंट्री के लिए होती हैं, वो SSB के लिए की जाती हैं। और इसी तरह के और तमाम, जैसे नेवी है, एयरफोर्स है, उसमें भी अलग अलग A B सर्टिफिकेट के अलग अलग कैटेगरी में कहीं 2%, कहीं 5%, कहीं 8%, इस तरह के बोनस मार्क्स उसमें मिलते हैं। और उसके अलावा तमाम जो फोर्स हैं, पुलिस है, ITBP है, CRPF है, तो इनमें भी अलग अलग मार्क्स, मतलब कहीं भी आप परीक्षा वो सी सर्टिफिकेट या B लगाते हैं तो आपको उस विभाग के अनुसार 5%, 4%, 10% बोनस मार्क्स आपको जरूर मिलते हैं। यहाँ तक कि तमाम जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जैसे रिलायंस हो गया या और टाटा हो गया, ऐसे विभागों में भी कई वैकेंसी ऐसी निकलती हैं जो NCC के थ्रू जाती हैं, या फिर कहीं ऐसे सुरक्षा अधिकारी की वैकेंसी होती हैं, वो उसमें मांगते हैं कि आप NCC धारक हों, तो उसमें उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, छूट दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश प्रशासन ने रोडवेज में
जो कंडक्टर की वैकेंसी निकाली थी वो केवल एनसीसी के बच्चों के लिए थी। अच्छा। तो इस तरह से तमाम फ़ायदे हैं एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को। वैसे तो ए बी सी सर्टिफिकेट तीनों के ही फ़ायदे हैं, लेकिन सी सर्टिफिकेट का कुछ ज़्यादा फ़ायदा है और ज़्यादा जगह आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो आपने पूरा विस्तार से बता दिया, लेकिन अब एक बात आ जाती है, आम जनमानस के मन में आती है ये बात, और वो पूछने लगते हैं कभी कभी कि एनसीसी को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मतलब ये तो ये उद्देश्य हो गया कि बच्चों को नौकरियों में लाभ मिलेंगे, या फिर आगे पढ़ाई करता है, कोई कोर्स में एडमिशन लेता है, उसमें उसे मार्क्स मिल जाते हैं और एडमिशन आसानी से हो जाता है। सिर्फ यही उद्देश्य तो नहीं रहा होगा। इसकी स्थापना के पीछे गवर्नमेंट की या रक्षा मंत्रालय जिसके अधीन ये आता है, उसकी कोई मंशा तो रही होगी। तो वो भी जानना चाहेंगे कि क्या उद्देश्य था इसको स्थापित करने का। हाँ, अच्छा सवाल है, लेकिन हमारे एक और बात छूट गई थी। उस सवाल का जवाब देने से पहले मैं वो बताना चाहता हूँ आपको कि एनसीसी के जो लाभ के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अभी आपने थोड़े दिन पहले जब अभी नीट की परीक्षा जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हुआ था। जी। तो उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर छपी थी कि एनसीसी की कुछ जो नीट की परीक्षा है, अगर अब दोबारा अभी 21 जून को जो परीक्षा हुई है, तो कुछ बच्चों को उसमें बी सर्टिफिकेट धारक जो थे उनको एक फ़ायदा देने के लिए एक आदेश जारी हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। जी। होता क्या था कि पहले सी सर्टिफिकेट जो धारक होते थे उनके लिए 1% की छूट थी मेडिकल की परीक्षाओं में जी। प्रवेश के लिए। ऐसे ये शायद रक्षा मंत्रालय में जब रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री वो थे मुलायम सिंह यादव, जी। तब उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की थी कि हमारे जो इंजीनियरिंग में छात्र की उनकी परीक्षाएं होती हैं, मेडिकल की जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी एनसीसी का भी फ़ायदा मिले। तो उन्होंने 1% का उसमें फ़ायदा रखा था सी सर्टिफिकेट सी वालों। सर्टिफिकेट वालों को। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है कि भाई जिन्होंने बी सर्टिफिकेट पास किया है उनके लिए भी उसमें वेटेज दिया जाए। तो ऐसे एक आदेश हुआ था। तो अभी नीट की जो परीक्षा बच्चे पास किए थे उनको दिया था कि भाई दोबारा परीक्षा हो रही है, अगर जिनका बी सर्टिफिकेट पास है तो वो अपना उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। तो हमारी जो मेडिकल की नीट की परीक्षा होती हैं उसमें भी वेटेज मिलता है एनसीसी का। ये तो बहुत बड़ा वेटेज है। हाँ, अब आपने दूसरा सवाल किया था कि एनसीसी की स्थापना क्यों हुई। जी। देखिए, इसके पीछे मेन मकसद तो ये था कि देश में हमारे तमाम प्रकार की पहले युद्ध हुआ करते थे। ये पाकिस्तान से युद्ध हुआ, चीन से युद्ध हुआ। तो उस समय भारत सरकार का या रक्षा मंत्रालय का जो मुख्य ध्येय ये था कि युवाओं को सेना से जोड़ा जाए। इस सामाजिक ऐसी तमाम परिस्थितियाँ होती हैं, कई बार बहुत आपदाएँ आ जाती हैं, ये युद्ध बहुत स्तर पर छिड़ जाता है, तो सीमाओं पर तो सेनाएँ लड़ती ही हैं। लेकिन फिर जब उस तरह की समस्याएँ देश में पैदा हो जाती हैं, फिर पीछे की जो शांति की स्थापना करनी होती है, उसके लिए भी जोश और जुनून से भरे युवाओं की ज़रूरत होती है। साधारण आदमी उस चीज़ को नहीं कर सकता है। थोड़ा-सा कहीं न कहीं ट्रेंड हो, देशभक्ति का उसमें भाव हो, सामाजिक सेवा उसमें कूट-कूट कर कहीं न कहीं भरी हो, मन में वो फीलिंग होनी चाहिए कि मैं देश के लिए, समाज के लिए काम कर सकता हूँ, तभी आप वो काम कर सकते हैं। तो उन सब से जोड़ने के लिए ही उस समय ये भाव रहा होगा कि भी एनसीसी की स्थापना की जाए, उसमें युवाओं को जोड़ा जाए। तो 13 जुलाई 1948 को एनसीसी की अध्यादेश पास हुआ था, स्थापना हुई थी और एक नवंबर महीने के आखिरी शायद रविवार को 1949 में पहली वाहिनी की स्थापना हुई एनसीसी की। उसके बाद 1950 में नेवल की और 1952 में एयरफोर्स की बटालियन बनाई गई। तीनों सेनाओं की तीनों विंग सेनाओं रहती है। में विंग है एनसीसी की। उत्तर प्रदेश में एनसीसी का हमारा निदेशालय लखनऊ में है और इसके अंतर्गत मतलब पूरे देश में करीब 11-17 निदेशालय हैं इस तरह से, जैसे उत्तर प्रदेश में है। हमारे एनसीसी का जो निदेशालय है उसके अंडर में 11 ग्रुप मुख्यालय हैं। जी। समूह मुख्यालय एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर्स बोलते हैं, 11 हैं। तो उसके अंडर में बटालियन होती हैं मुख्यालय के अंडर में। जी। जैसे बरेली में मैं हूँ तो बरेली में 9 बटालियन हैं, 3 मुरादाबाद में है, एक बिजनौर और धामपुर में है, एक शाहजहाँपुर में है और 3 बरेली में है। जी। तो मुख्यालय का काम होता है एनसीसी बटालियनों को प्राप्त आदेश जो निदेशालय से या डीजी एनसीसी दिल्ली से आते हैं उनको अनुपालन कराने के लिए बटालियन में आदेश देना, वहाँ से सूचनाएं एकत्र करके निदेशालय तक ऊपर पहुँचाना। और बटालियन का काम होता है धरातल पे एनसीसी के बच्चों कॉलेजों में एनसीसी देना, रेजिंग कराना, एनसीसी के ही वहाँ पर एएनओ या उनको प्रशिक्षण कराना, उसके बाद जो भी सूचनाएं होती हैं वहाँ तक पहुँचाना और हमें आगे भेजना। ये होता है एनसीसी का मतलब मुख्यालय का काम। आपने जो बात की
बच्चों के हित की बात हो गई और एक सामान्य जानकारी होगी कि एनसीसी की स्थापना क्यों हुई। हमारे ऐसे दर्शक भी होंगे जिनके अपने कॉलेजेज होंगे, संस्थान चला रहे होंगे, उनके मन में होगा कि वो एनसीसी लें और अपने में छात्रों को प्रशिक्षण दिलवाएं। उनके लिए क्या प्रोसेस है कि वो एनसीसी कैसे ले सकते हैं, ये भी थोड़ा सा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एनसीसी कॉलेज के माध्यम से ही मिलती है स्टूडेंट को। छात्र छात्राएं डायरेक्ट तो बटालियन में आते नहीं है, वहाँ प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एनसीसी कॉलेज में लेने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन प्रोसेस नहीं है। हमारी बटालियन में संपर्क करना पड़ता है। अच्छा, हमारे जैसे हमने कहा कि 9 बटालियन है। अगर आपका कॉलेज बरेली में है या बरेली के आसपास भी क्षेत्र में कहीं 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक है, तो हमारे बरेली में 2 बटालियन है। एक 21 यूपी एनसीसी बटालियन जो बरेली कॉलेज में स्थित है, उसका कार्यालय है, और दूसरा 8 यूपी गर्ल्स बटालियन, वो बरेली कैंट में है। 883 80 बटालियन है उसके परिसर में अंदर। तो अभी पहले तो ये होता था कि गर्ल्स बटालियन अलग होती थी, जिसमें लड़कियों की केवल ट्रेनिंग की जाती थी, और बॉयज़ बटालियन अलग होती थी जो 21 बटालियन के अंडर में जैसे आती थी। लेकिन अभी क्या है कि बॉयज़ बटालियन मिक्स कर दी गई हैं, उसमें 33% गर्ल्स को कैडेट कर दिया। गर्ल्स को इंक्लूड कर दिया है। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें गर्ल्स की वो वैकेंसी लेने के लिए वहाँ जाना पड़े गर्ल्स के लिए। जी। अब आप बॉयज़ बटालियन में भी अप्लाई करेंगे तो गर्ल्स ऑटोमेटिक आपके कॉलेज में एनसीसी ले 33% सकती हैं, सीट्स गर्ल्स की रिजर्व रहेंगी। रिजर्व रहती हैं। उसके लिए करना केवल इतना होता है, आप हमारी बटालियन में जाके संपर्क करेंगे, वहाँ के जो हेड असिस्टेंट होते हैं, जहाँ उनसे मिल सकते हैं। सूबेदार मेजर हैं, आप उनसे पहले संपर्क कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि जो भी अलग अलग ब्रांचें होती हैं काम देखने की, तो वहाँ पर एक पर्स भी शाखा होती है। वहाँ से आपको ये न्यू रेजिंग करने के लिए एक फॉर्म दिया जाता है, 5-10 पेज का वो एक फॉर्म होता है, उसको आपको फिलअप करना होता है 5-6 प्रतियों में। उसमें डीआईओस जो जिला विद्यालय निरीक्षक होता है उसकी अनुमति, प्रिंसिपल की अनुमति, साथ ही साथ आप जब एनसीसी जिस कॉलेज में ले रहे हैं वहाँ पर एक आपको असिस्टेंट एनसीसी ऑफिसर, जिसे एएनओ बोलते हैं, उसको भी रखना पड़ता है ठीक अपने है। टीचर में से। उसकी कुछ क्वालिफ़िकेशन होती हैं कि क्वालिटी ग्रेड हो या जो कई तरह की उसमें जो होती हैं, तो वो उसमें लिखा पूरा होता है। तो ऐसे टीचर को आप सिलेक्ट करना पड़ता है, साथ में तो उसकी सहमति और उसके डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ते हैं। जब पूरा वो आप कंप्लीट कर देंगे तो वो आपको वहाँ पर मतलब जमा करना है। ठीक है। सबमिट करने के बाद होता ये है कि हम डायरेक्ट तो आपको वैकेंसी नहीं देते हैं, एक वेटिंग लिस्ट बनाते हैं। तो वेटिंग लिस्ट एक तो यूनिट लेवल पे बनती है जो आते हैं, दूसरा हमारा मुख्यालय लेवल पर। हम उसी वेटिंग लिस्ट को निदेशालय भी भेज देते हैं, मुख्य तो वहाँ भी बनती है। तो 3 स्तर पर वेटिंग लिस्ट बनती है। अब वैकेंसी होता है कि जारी होती हैं डीजी लेवल से। ठीक है। कभी कभी क्या है कि रक्षा मंत्रालय बताता है कि भाई 1000 वैकेंसी 100 वैकेंसी दी जाती हैं, तो वो हम फिर डीजी एनसीसी सारे डायरेक्टरों को देता है, डायरेक्टरेट मुख्यालयों को देता है कि 100 वैकेंसी तुम्हें दे दी, 10 तुम्हें दे दी। वैकेंसी भी 2 तरह की होती हैं, ठीक है। एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों के लिए दी जाती हैं, दूसरी अभी एक और स्कीम शुरू हो गई है, एफएसएफएस, फुली फाइनेंस स्कीम। इससे पहले एक एसएफ आई थी, सेल्फ फाइनेंस स्कीम। अब उसको कन्वर्ट करके फुली फाइनेंस स्कीम कर दिया है, एफएसएफएस वैकेंसी। हाँ, ठीक। गवर्नमेंट एडेड में केवल ये होता है कि सारा खर्चा कॉलेज के लिए सरकार वहन करती है, जो भी एनसीसी होती है उसकी ड्रेस, रिफ्रेशमेंट या ट्रेनिंग जहाँ भी जैसी भी होगी, उसका जो भी प्रशिक्षण पर खर्चा आएगा टोटल गवर्नमेंट खर्च करेगी। अब एफएसएफएस में बस ये है कि जो भी खर्चा है वो सरकार वहन नहीं करती, एनसीसी आपको दे देगी। कॉलेज में प्रशिक्षण कराने के लिए भी आपको किसी ट्रेनर को नियुक्त करना पड़ेगा, और कैंप और प्रशिक्षण में जहाँ भी बच्चे जाएंगे तो जो भी खर्चा होगा वो कॉलेज को वहन करना पड़ता है। वो कॉलेज के ऊपर है वो किस तरह से खर्च मैनेज करता है। करता है अपना। तो इस तरह से वेटिंग लिस्ट बनती है, तो उस जो वैकेंसी मिलती हैं उसी वैकेंसी को हम वेटिंग के हिसाब से कॉलेज को देते हैं। एक वेटिंग में हमने डाल दिया, वो देखी जाती है कंडीशन फुलफिल करता है वो कॉलेज, नहीं करता है तो आपको बुलाएंगे वैकेंसी के लिए, अगर आप लेने को इच्छुक हैं ठीक है, नहीं तो दूसरे कॉलेज को दे दी जाती हैं। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि किसी कॉलेज में एनसीसी है और किसी भी कारण से वो एनसीसी टूट जाती है, या वो कॉलेज नहीं रखना चाहता एनसीसी अपने कॉलेज में, या बंद कर दिया, तमाम कोई कारण हो सकते हैं, तो वो एनसीसी वहाँ से विड्रॉल की जाती है। तो विड्रॉल करने के बाद जो वैकेंसी बचती हैं उसको हम ख़त्म तो नहीं करते हैं, लेकिन किसी नए कॉलेज को या पुराने कॉलेज में बढ़ा देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो फिर जो वेटिंग में होते हैं उनको भी दे सकते हैं। तो दो इस तरह से वैकेंसी आपको दी जाती है, ये प्रोसेस है। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दे दी और मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें बता भी दी आपने। मैं दोबारा से आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ लौटता हूँ। आप विभाग में तो काम करते ही करते हैं,
साथ ही साथ जैसा कि मैं आपकी बायो को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आप युवाओं को प्रेरित करने के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं। एक शायद अपना चैनल भी चलाते हैं जनहित के नाम से, उसे भी मैंने देखा था, जिसमें आप प्रकृति से संबंधित, युवाओं से संबंधित मोटिवेशनल चीज़ें करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए कि जो युवा है आज के समय का, उसकी आज के समय की सबसे ज़्यादा दुश्मन चीज़ें कौन सी हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे उसे बच के रहना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए वो चीज़ों को त्यागे तो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए मेरा क्या है कि पता नहीं हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है। फिर प्रकृति की रचना होती है, वो उसमें पता नहीं कुछ भर देती है कि वो आदमी वैसे ही सोचता है, वैसे ही करता है। तो मेरा शुरू से एक हमेशा ये मानना रहता है, मैं दिल से आपको बताता हूँ कि मैं कभी अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति खुश रहे, जी। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और इस समाज में मैं देखता हूँ भाई दुनिया में कितने दिन के लिए मनुष्य आता है और आराम, फिर देखते ही देखते जाने कितनी कितनी हस्तियाँ डूब जाती हैं। तो हम जितने दिन इस दुनिया में रहें तो प्रसन्न रहें, एक होकर रहें। तो ऐसी मेरी भावना रहती है और शुरू से कुछ प्रभु ने इस तरह का हमें झुकाव दिया है कि लोगों की सामाजिक सेवाओं में करने में बड़ा आनंद आता है। और तो शुरू में क्या है कि एक तो मेरा काम लिखने का बहुत रहता है। मैं कहीं न कहीं कुछ मिलता है तो लिख देता हूँ। किसी प्रकार का कुछ कविता लिखने का मन हुआ तो कविता लिख दी। तमाम पत्र-पत्रिकाओं में छपती भी रहती है। रेडियो में भी मैंने टॉक की है। पत्र-पत्रिकाओं में लिखा भी है और तमाम तरह के सामाजिक कार्यों में भी जुड़ा रहता हूँ। मैंने अपनी एक ऊपर ही एक पंक्ति लिखी थी। आपने जब सवाल पूछा तो मैं सुना देता हूँ। जी, जी। मैंने लिखा था कि कीचड़ में खिले उसे कमल कहते हैं, कीचड़ में खिले उसे कमल कहते हैं, मुस्कुराए जो कांटों पे उसे गुलाब कहते हैं। हर जहाँ को मिले पोषण जहाँ से उसे माटी कहते हैं। मैं तुलासिरपुर में रहता हूँ, मुझे जगपाल सिंह भाटी कहते ठीक हैं। कहते हैं। अच्छा, बहुत अब अच्छी उसमें बात। हाँ, अब उसमें सोचिए कि भई मैंने इन सब चीज़ों को कहाँ से जोड़ा? भई कीचड़ में खिले उसे कमल कहते हैं। कीचड़ में कमल खिलता है, तमाम समस्याएँ उसके चारों तरफ कीचड़ है लेकिन फिर भी वो कमल खिला हुआ है। जी। तो उस संदेश को समझने की कोशिश कीजिए कि आप समस्याओं से कितने भी घिरे रहें, लेकिन अगर आप खिलना चाहेंगे तो तो वहाँ भी खिल आप जाए, खिल सकते खिल हैं। जाए। भाई गुलाब काँटों पे मुस्कुरा रहा है। हुँ। ये सब प्रकृति संदेश दे रही है आपको कि आप, संसार जो है एक वैसा है जहाँ समस्याएँ ही समस्याएँ हैं। लेकिन आपको अगर खिलना है, मुस्कुराना है तो अपने अंदर से आपको वो सब चीज़ें निकालनी है, खुशी और वो सारी चीज़ें। तो ऐसे ही ये माटी है, लोगों को खुशबू देती है। तो हम भी कुछ ना कुछ देना सीखें लोगों को। भाई दुनिया हमें सब कुछ दे रही है, संसार कुछ, सूरज रोशनी दे रहा है, उससे हम जी रहे हैं, ऑक्सीजन हमें मिल रही है, कोई प्रकृति तो है। बिल्कुल। तो हम क्यों किसी से कुछ लें? हमें भी कुछ ना कुछ देना हमारा कर्तव्य है। यही हमारा ध्येय रहता है। तो इसीलिए तमाम सामाजिक कार्यों से हम जुड़े रहते हैं। तो वही मेरा युवाओं को तमाम, मैं हर समय समझाता भी रहता हूँ, कोशिश भी करता हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं कोई मीटिंग या कुछ हो तो उसके माध्यम से भी मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई एक तो आपस में आप एकता भाव से रहें, संघर्ष करना सीखें। बिना, अब कहता है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं मान होता। जब तक ना पड़े पत्थर पे चोट, पत्थर भी भगवान नहीं भगवान नहीं होता। होते। तो ये चीज़ें हैं, आदमी बिना संघर्ष कोई महान बना नहीं है। भाई सोना तपाया जाता है तभी वो खरा बनता है। हुँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, संघर्ष में आप संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे। आजकल का मोबाइल का दौर है, आप देख रहे हैं तमाम युवा रील या उसके चक्कर में पड़े रहते हैं। 11-11 बजे तक आप सोने जा रहे हो तो मोबाइल में ही पड़े हैं। उसमें जब आप दिमाग पूरी तरह से लगाओगे, छोड़ोगे नहीं, तो आप फिर किसी कहीं और की सोच नहीं पाओगे। तो मोबाइल भी बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में, लेकिन उस हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अति सर्वत्र वर्जते, अति आपको छोड़ दीजिए, हर चीज़ को एक रूप में अपनाइए। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जब आपको मेहनत करने का समय होगा, उस समय अगर आप आराम करेंगे, तो जब आपका आराम करने का समय आएगा, तो तो मेहनत उसमें करनी। आपको मेहनत संघर्ष करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमारा जो संघर्ष का समय है, युवाओं का जो संघर्ष का समय है, वो 18 साल से 25 से 26 साल का होता है। वो 6-7 साल अगर आपने तपस्या कर ली, जिंदगी को अगर आपने खपा दिया, उसमें कुछ पाने के लिए कुछ लगा दिया, तो आप पूरी जिंदगी भर आराम करेंगे और आपका यश भी होगा, कीर्ति भी होगी और पैसा भी होगा, दौलत भी होगी, शोहरत भी होगी। अगर वही समय अगर आपने आराम में करने में गंवा निकाल दिया, दिया। तो आप पूरी ज़िंदगी संघर्ष करेंगे, कुछ मिलने वाला आपको नहीं है। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर
पावत पावत नाई। नाई। भाई कर्म जिसमें जिन नहीं है वो से कुछ नहीं मिलेगा, बाकी संसार सोने चांदी और तमाम चीज़ों से भरा पड़ा है। संघर्ष करना पड़ेगा, आगे तभी बढ़ पाएंगे आप। जैसा कि आपने बताया अभी कि व्यक्ति को कौन से समय में क्या काम करना चाहिए, युवा है तो युवावस्था में क्या करना है और भविष्य को संवारना है तो हमें क्या करना है आज के समय। इन सब बातों के साथ साथ चूँकि एक ऐसे संगठन में आप काम करते हैं, एक ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं एनसीसी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ जैसा आपने बताया कि आप कई सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़े रहते हैं, लोगों को मोटिवेशनल बात भी करते हैं उनके साथ साथ। एक जब वो भी हमारा गेस्ट आता है तो हम ये चाहते हैं कि वो एक ऐसी बात कहकर जाएं, एक ऐसा संदेश देकर जाएं लोगों को जो कि लोगों के काम आए और लोग उस पर अमल कर सकें। कार्यक्रम के अंतिम छोर की ओर बढ़ते हुए मैं आपसे ये चाहूँगा कि देश के युवाओं, विशेषकर चूँकि आप युवाओं की बात करते हैं इसलिए मैं युवा शब्द ला रहा हूँ, या फिर देश के हर आम नागरिक क्या संदेश ऐसा देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन में उतारें उसको? ये तो वाकई में बहुत अच्छा सवाल है। और अभी जैसे मैंने पहले कह भी दिया है कि कोई भी व्यक्ति ज़िंदगी में सबसे पहले तो ये है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो अपने आप ही हमारे शरीर में तमाम बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा सोचते ही हमारे मन में सारी चीज़ें अच्छी दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आप पॉजिटिव रहिए और संघर्ष करने की आदत डालिए। योगा, व्यायाम और प्राणायाम सुबह उठ के ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी जीवन की ऐसी चीज़ है कि आपकी सोच को और दिशा को दोनों को बदल देती है। मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ कि चाहे आप खाना छोड़ दो, क्योंकि योग और प्राणायाम ज़रूर करो, क्योंकि जब आपका शरीर हष्ट पुष्ट होगा तभी आप अपनों के काम आ सकते हैं, समाज के या देश के काम आ सकते हैं। तो सकारात्मक सोच रखते हुए अपने आप को संघर्ष और उसमें लगाते हुए आप आगे बढ़ें और हमेशा दूसरों के हित की सोचें, किसी के लिए कोई नुकसान ना पहुँचे, ऐसे मन में कोई भाव नहीं होने चाहिए। इस तरह का भाव अगर रखेंगे आप तो आपको तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता है। एक लाइन मैं कहना चाहूँगा जी। कि वक्त के साथ बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरी किसी भी प्रकार की आपके आ सकती है, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। तो मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे कार्यक्रम में, आपने समय दिया और अच्छी अच्छी बातें की, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो हमारे आज के मेहमान थे श्री जगपाल सिंह भाटी जी, इन्होंने ना सिर्फ एनसीसी के ध्येय वाक्य एकता और अनुशासन की बात की, बल्कि जीवन के उन रहस्यों की भी बात की जिनको जानकर आदमी अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। चाहे वो जीवन में अनुशासन की बात हो, चाहे जीवन में योगा और प्राणायाम की बात हो, चाहे पॉजिटिव रहने की बात हो। इन सब बातों से मुझे लगता है कि आप सब लाभ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। तब तक देखते रहिए द रूह टॉक्स, रोहिलखंड की आवाज़ हर दिल तक। धन्यवाद।